हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गैस स्टेट्स लेक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमारा चैप्टर जो थ्योरी पार्ट है हमारा पूरा खत्म हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का। आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, ए और बी की। आपको पता है कि ए क्या होता था? वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए, और बी भी क्या है? वान डर वाल कॉन्स्टेंट। गैस नियतांक है दोनों। आपसे पूछा गया है कि गैस, अगर ये दोनों गैस नियतांक आपको दे रखे हैं ए और बी, तो गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स मतलब कि हम लोगों ने देखे तीन तरह के क्रिटिकल कांस्टेंट हम लोगों ने निकाले थे, क्रिटिकल नियतांक निकाले थे। एक तो होता था वीसी, एक होता था टीसी और एक होता था पीसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर क्रिटिकल कांस्टेंट की बात क्या कर रही है। तो बेटा यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, ए और बी की तो हिंदी मीडियम में क्या लिखूंगा? मैं हिंदी मीडियम में ही हूँ। कैलकुलेट क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ द गैस, क्रिटिकल नियतांक गैस के ज्ञात करो, कैलकुलेट करो। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता था? वीसी, वीसी बराबर होता था 3b, ठीक है। वीसी बराबर होता था 3b। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्रिटिकल प्रेशर पीसी, और पीसी की वैल्यू आती थी A/27 B², ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रिटिकल तापमान टीसी, जिसकी वैल्यू आती थी 8/27 A/RB, ठीक है। ये तीन वैल्यू हम लोगों ने देखी थी अलग अलग क्रिटिकल कांस्टेंट्स की। ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्यों निकालते हैं कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो गैस है वो द्रवित हो सकती नहीं हो सकती। गैस कैन बी लिक्विफाइड और नॉट, ठीक है। तो ऐसा प्रेशर जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाई हो सके उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्रिटिकल प्रेशर, द्रवित हो सके। ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी गैस द्रवित ना हो सके, लिक्विफाई ना हो सके, उसको हम लोग बोलते थे क्रिटिकल टेम्परेचर। और इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम आता था वो क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर? तो यहां पर आप सिंपल सी वैल्यू पुट कर सकते हो। 3 इंटू बी की वैल्यू है 0.0408 इंटू 10⁻³ -3 यहां पर वैल्यू पुट करोगे आप। ए की वैल्यू दे रखी है 0.367 अपॉन 27 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 0.367, सॉरी B² निकालना है, तो B² मतलब 0.0408 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और TC 8/27 एज इट इज। ए की वैल्यू 0.367 बटा आर क्या होता है यहां पर? गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू जो आपको पता है 0.0821 इंटू बी की वैल्यू 0.0408 इंटू 10⁻³ ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यहां पर इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहां पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यूज आएंगी, तो इसकी जो आएगी वीसी की वैल्यू वो आएगी 0.1224 इंटू 10⁻³ ठीक है। उसके बाद में जो पीसी है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 8.1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर जो निकल के आपके पास में आएगा वो आएगा 321 केल्विन। तो ये आंसर निकल के आएंगे, ये आंसर यहां पर निकल के आएंगे। अब आप अगर देखो यहां पर, तो पीसी और टीसी इन दोनों में ए भी है और बी भी है, ठीक है। ए भी है और बी भी है। तो इसमें आप ये पाएंगे कि जो पीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बी के। उसी तरीके से टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? ए के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बी के। लेकिन आप जब वीसी देखेंगे, वीसी, तो वीसी सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के।
ठीक है, ए से इसका कोई लेना देना नहीं है। ए मतलब किसको डिनोट करता है, बी मतलब किसको डिनोट करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना। ए किसको डिनोट करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतराण्विक आकर्षण बलों को, ठीक है। और बी किसको डिनोट करता है, बी करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब अणुओं का आकार। तो ए और बी किस किस पे डिनोट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए अणुओं के आकार को कौन सा क्रिटिकल कांस्टेंट प्रभावित करता है, ठीक है। तो तीनों अंतराण्विक आकर्षण बलों को कौन सा क्रिटिकल कांस्टेंट नियतांक जो है क्रिटिकल वो प्रभावित नहीं करता, तो कौन नहीं करता, वीसी नहीं करता, है ना। वीसी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी, ये लिखा हुआ है देखो यहां पर। हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हुए हैं, इनके तीनों के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हुए हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर भी, और फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पर बी गैस, बी ए और बी और ए और बी, है ना। तो ये वीसी जो है सीधा सीधा बी पर ही निर्भर करता है, ए से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, क्लियर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी में आपसे पूछेंगे कि बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बताओ ए जो अंतराण्विक आकर्षण बल है किसी भी अणुओं के मध्य, किसी कंटेनर में कोई अणु भरे हुए हैं गैस के, उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल किस क्रिटिकल नियतांक कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पे नहीं करता, वीसी पे नहीं करता, ठीक है। गैस को द्रवित करने के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करते, वीसी पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे क्या है, सिर्फ बी है, ए की बात नहीं करी इसके अंदर, लेकिन ये दोनों ए और बी दोनों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, यहां पर वैल्यू पुट कर दो कि आप आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया, ये तीनों आंसर है यहां पर अलग अलग, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है 1 mole of SO2 gas occupies a volume of 350 ml at 27 degree centigrade and 50 atm pressure. Calculate compressibility factor. Calculate compressibility factor. Compressibility factor मतलब कि संपीड़न कारक। क्या होता है ये, संपीड़न कारक, संपीड़न कारक जेड आपको निकालना है। संपीड़न कारक जेड की गणना करो। यदि 1 मोल SO2 गैस 350 आयतन घेरता हो, उस वक्त तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और दाब 50 एटीएम हो। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले ही बता चुका हूं एटीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये आपको सर ने बैरोमीटर में पढ़ाया है फिजिक्स के अंदर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उस टाइम पे बैरोमीटर पढ़ा चुके हैं सर कुछ क्लासेस के अंदर। तो संपीड़न कारक निकालना है। संपीड़न कारक जो होता है जेड बराबर होता है पीवी अपॉन एन आर टी, होता है कि नहीं होता, पीवी अपॉन एन आर टी, क्लियर। अब आपको यहां पर जेड निकालना है। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रेशर दिया हुआ है 50 एटीएम। वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है यहां पर 350 ml। टेम्परेचर तापमान आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना आप, 273 से प्लस कर देना, तो ये आपके पास में आ जाएगा 300 केल्विन। एन बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है ना, 1 मोल ऑफ SO2 गैस, तो एन बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 1, क्लियर। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और एन बराबर 1 दिया हुआ है। तीन चारों के चारों वैल्यूज आपको दी हुई है, तो यहां पे पुट कर दो। और आर की वैल्यू आपको क्या डालनी है यहां पर, आर बराबर क्या होगा 0.0821, ठीक है। तो यहां पर जब आप जेड की वैल्यू डालोगे, मतलब सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो जेड का जो मान आएगा वो कैसे निकल के आएगा, पी बराबर है 50 इंटू वॉल्यूम 350 बटा ये 300 एन हो जाएगा 1 इंटू 0.0821 इंटू 300। आप इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे,
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 हासिल के 2, 5 या 15 और 17, 17/3 इंटू 0.0821। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर जो जेड की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.711। जेड की वैल्यू क्या आएगी 0.711, मतलब जेड क्या है नॉट इक्वल टू 1। जेड अगर नॉट इक्वल टू 1 है इसका मतलब ये जो गैस हम लोगों ने ली है SO2 गैस, ये गैस कौन सी गैस आएगी बच्चों, ये गैस आएगी रियल गैस, मतलब कि वास्तविक गैस। मैंने आपको बताया था कि जेड बराबर 1 होगा तो गैस आइडल गैस होगी, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। लेकिन अगर जेड बराबर 1 नहीं है तो वो गैस कौन सी होगी, रियल गैस, वास्तविक गैस। अब इस क्वेश्चन में आगे भी वो पूछ सकता है, क्या कुछ पूछ सकता है बताओ, यहां पर गैस के जो अणु प्रभावी हो रहे हैं या गैस के आकार प्रभावी हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जेड अगर इक्वल टू 1 है तो दो फैक्टर यहां पे काम कर सकते हैं, एक जेड लेस देन 1 और एक जेड ग्रेटर देन 1। जेड लेस देन 1 हम लोगों ने देखा था, अगर जेड लेस देन 1 आ रहा है, एक मैंने आपको बताओ ग्राफ बनाया था जिसके अंदर CO2 CH4 H2 N2, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमेशा H2 और N2 के लिए, जबकि CO2 CH4 NH3 टाइप की गैस के लिए लो प्रेशर पर जेड लेस देन 1 और हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन 1, ये बताया था निम्न दाब और उच्च दाब पर। तो यहां पर जेड लेस देन 1, जेड लेस देन 1 का मतलब ये है क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या आ रही है 0.711, तो इस केस में यहां पर जेड की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1, 1 से कम है, और 1 से कम है तो यहां पर अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रभावी होंगे। किस पर, किस पर प्रभावी होंगे, जो अणु है उनके आकार पे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेटिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेटिंग, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यहीं तक ही दिया है तो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है बताओ कौन सा फैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा, कौन सा फैक्टर मतलब कौन सा कारक प्रभावी करेगा, प्रभाव मतलब प्रभाव डालेगा यहां पर, तो आप देख सकते हो कौन सा कारक प्रभाव डालेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रभावी होंगे। इसका मतलब यहां पर कौन सा वान डेर वाल कांस्टेंट नियतांक प्रभावी होगा, ए प्रभावी होगा, ए प्रभावी होगा। देखा है हम लोगों ने, एक किससे रिलेटेड होता है अंतराण्विक आकर्षण बलों से। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपसे आगे और पूछ लिया जाए बताओ कौन सा नियतांक प्रभावी होगा, तो ए प्रभावी होगा। क्लियर। तो क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब हो सकता है वो आगे आपको कितना डीप ले जाना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला आपको कितना डीप तक अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप क्वेश्चन पूछने वाले पर निर्भर है और सोल्व करने वाले पर निर्भर है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक ही कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। कई बार अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जाता है बताओ अगर जेड की वैल्यू ये आ रही है, आपका जो आंसर आ रहा है, तो बताओ किस पर निर्भर करेगा, कौन से कारक पर निर्भर करेगा, कौन से नियतांक पर निर्भर करेगा, है ना। और इससे तो अभी डायग्राम भी बन सकते हैं, इस क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं मतलब ग्राफ भी बन सकते हैं, ग्राफ बन के भी आ सकता है। जैसे हम लोगों ने एक ग्राफ सोल्व किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे ग्राफ बन के भी यहां पर आपसे आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का आएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सन इफ प्रेशर इज 1.4 इंटू 10⁻9 atm, डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर लीटर एंड एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस प्रेजेंट देयर इज 2। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वाले देख लो आराम से। आपको क्या है, सूरज का तापमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सूरज का तापमान ज्ञात करना है। यदि वहां पर दाब 1.4 इंटू 10⁻9 atm हो, फिर से क्वेश्चन सुन लेना हिंदी मीडियम में। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सन, सूरज का तापमान ज्ञात करो। यदि वहां पर दाब इतना हो
घनत्व इतना हो 1.4 ग्राम पर लीटर एंड एवरेज मोलिकुलर मास मतलब कि औसत आणविक द्रव्यमान जो है गैस का वो 2 हो। ठीक है, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है प्रेशर। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो तो दिए गए मान लिखो। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यह है कि जितने भी दिए हुए मान हैं, जो यहां पर आपको वैल्यूज दी हुई है, उनको लिख लो। प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.4 ग्राम प्रति लीटर, एवरेज मोलिकुलर मास MW बोलते हैं इसको, एवरेज MW, औसत आणविक द्रव्यमान, जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही आणविक मान भी निकालते हैं, औसत आणविक द्रव्यमान। ये आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, आपको निकालना है टेम्परेचर T। इसके लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही इक्वेशन होती है और वो इक्वेशन होती है PV इजिकल टू nRT। क्या होती है बच्चों? PV इजिकल टू nRT। तो PV इजिकल टू nRT में ऐसा क्या करें कि वहां पर डेंसिटी आ जाए और एवरेज मोलिकुलर मास आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो n बराबर होता है मास बटा मोलिकुलर मास। अगर हम लोग n अणुओं के लिए ले लें तो ये क्या हो जाएगा? मास बटा औसत आणविक द्रव्यमान, भार बटा औसत आणविक द्रव्यमान। उन सभी जो अणुओं का क्या निकाल लो आप? औसत निकाल लो। और यहां पे दिया हुआ है वो औसत कितना है? 2। तो n बराबर हो जाएगा W/mw। इसको जब आप यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा PV इजिकल टू W/mw इंटू R इंटू T। अब क्या करोगे आप एक काम करो कि MW को इधर ले जाओ और V को इधर नीचे ले आओ, W/V/RT। जहां पर अगर हमें पता हो कि घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन, तो W/V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? DRT। तो P.MW इज इक्वल टू DR.T। हमसे पूछा है उसने तापमान T बराबर हो जाएगा P.MW अपॉन D इंटू R। P की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1.4 इंटू 10⁹ ATM। MW मतलब कि औसत आणविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 2, एवरेज मोलिकुलर मास। D घनत्व आपको दिया हुआ है 1.4 ग्राम प्रति लीटर। R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.0821। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व कर लोगे आप इसको, 1.4 से 1.4 कट जाएगा। इसको सोल्व कर लेना आप, 2 से इसको काट देना, फिर यहां पे 10⁹ तो यहां पे जो आंसर आपके पास में निकल के आएगा वो आएगा 2.44 इंटू 10⁻10 केल्विन। तो अगर हम लोग सूरज का तापमान ज्ञात करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वहां पर हमें निकालना पड़ेगा कि दाब कितना है, वहां पर घनत्व कितना है, और वहां पर जो गैस के अणु है उनका औसत आणविक द्रव्यमान कितना है। अगर ये सारी कैलकुलेशन निकाल लो आप तो सूरज का तापमान भी निकाल सकते हो, वैसे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, वहां पे देख ही नहीं पाओगे आप कितने गैस के अणु है, जलना है क्या वहां जाके। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी से सोल्व हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस आए तो आप देख लो बच्चों आराम से क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन सी इक्वेशन हमें काम में लेनी है, उस इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या चेंज करें कि वो सारी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चंस पहले भी करा चुका हूं। जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो एक काम किया कीजिए, जैसे क्वेश्चन आए पॉज करो, पहले उसको सोल्व करो, फिर सुनो कैसे सर ने कराया। ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश करो और फिर जो मैं यहां पे कराता हूं उसको देखो आपने कितना सही किया है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पढ़ा देते हैं,
ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पहली बार ही करा रहा हूं, पहले भी करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उसको पॉज करो, खुद सोल्व करो और उसके बाद चेक करो कि आपने उसको सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 इन बिलो ग्राफ्स, अबाव ग्राफ्स, सॉरी, इन अबाव ग्राफ्स। तीन अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के अंदर आपको क्या निकालना, रिलेशन निकालना है m1 और m2 के अंदर, ठीक है। कर लोगे, लेकिन यहां पर जो है हर बार एक्सिस के अंदर जो फैक्टर है वो चेंज कर रखे हैं, ठीक है। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम ले रखा है, यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर ले रखा है, यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर ले रखा है, क्लियर। तो अलग अलग लो के अंदर ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके लेके आना, और जब सोल्व करके लेके आना तो मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, और चेक करना है कि आपने क्या उसी तरीके से किया है, ठीक है। ये आपके पास में होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, क्लियर। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं। जैसे हम लोगों ने अलग अलग लॉस के अंदर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, गै-लुसाक लॉ, उनके अंदर जैसे जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट माना था, उनको कांस्टेंट मानकर आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से इनको करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, करके लेके आना, अच्छे बच्चे हो आप सब लोग। आपका चैप्टर एक लेक्चर और लूंगा जिसके अंदर मैं सारे न्यूमेरिकल मतलब खत्म कर गुरा के और फिर नए अपन लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, क्लियर। एक लेक्चर और बस, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, है ना, ताकि फिर कल से या ना नहीं बोलो सब थोड़ी थोड़ी पढ़ा दिया आपने, न्यूमेरिकल नहीं कराए, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए हमारे, कुछ न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, सब तो मैं कराऊंगा नहीं, है ना। सारे न्यूमेरिकल एक जैसे नहीं कराऊंगा, मतलब एक एक टाइप के करा दिए तो एक टाइप के फिर आप करो, क्लियर। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।